हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी आगामी एग्जाम हेतु मॉडल पेपर पार्ट 1। जिस हिसाब से दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का आपका आगामी पेपर आ सकता है, उसी के मॉडल पेपर पार्ट फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारे आज 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे और बाकी जो 40 प्रश्न हैं वह रीजनिंग और जीएस वाले सेक्शन से रहेंगे। और ये मॉडल पेपर का पार्ट 1 है, जो कि आपके आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक 746 पदों का जो 24 अक्टूबर को है, और इसी के साथ साथ में वीडियो का जो नवंबर में है, और आगे आने वाले एग्जाम पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और इन 100 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रह रहा है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये 100 के सेट दोस्तों कैसे हैं, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वरना अगर आप लोगों को ये सीरीज हमारी पसंद आएगी तो मैं 5 से 6 ऐसे ही सेट आपको और करा दूंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और 100 में से आप लोग अपना स्कोर दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आज है हमारा मॉडल पेपर 1, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। और यूके पीएससी का जिनका एग्जाम है आगामी समय में, लोअर पीसीएस वाला, उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु इसी प्रकार के प्रैक्टिस पेपर्स देना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो और अपना स्कोर दोस्तों आप जरूर बताइएगा 100 में से आपका कितना स्कोर रह रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से मौन का विशेष्य क्या होगा? मन, मुनि, मुखर या फिर मणि? तो मौन का विशेष्य होगा दोस्तों इसमें क्या? मुनि। क्या होगा? मुनि। डायरेक्टली दोस्तों हम आंसर्स के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जहां दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहें, वहां कौन सा अलंकार होता है? संकर अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संश्लिष्टि अलंकार या दृष्टांत अलंकार? आप लोग भी दोस्तों साथ साथ में आंसर दे सकते हैं। तो जहां पर दो या दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, वहां पर दोस्तों हमारा संश्लिष्टि अलंकार होता है। कौन सा? संश्लिष्टि अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? श्रांत का अर्थ साथ, सिंधु शब्द है संस्कृत का, चिदंबरा काव्य कृति है सुमित्रानंद पंत जी की, या भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो सिंधु शब्द दोस्तों संस्कृत भाषा का है, बिल्कुल सही है। चिदंबरा सुमित्रानंद पंत जी की काव्य कृति, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि श्रांत का अर्थ साथ नहीं होता है। तो श्रांत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उदास। श्रांत का अर्थ क्या होता है? उदास होता है, दुखी, थका हुआ, खिन्न, तृप्त, ये सभी क्या होते हैं? हमारे शांत के अर्थ होते हैं। क्या? दुखी, खन्न, तृप्त, थका हुआ, शांत, ये सभी श्रांत का अर्थ होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चिराग ने रात के समय कुछ खाया, वाक्य में कुछ क्या है? संज्ञा है, परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो चिराग ने रात के समय कुछ खाया, इसमें कुछ दोस्तों क्या है? हमारा सर्वनाम है। कुछ क्या है? हमारा सर्वनाम है। और कुछ कौन सा प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हमारा होगा। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, उ धन ई क्या होता है? ए, वी, यू या रो? उ धन ई दोस्तों हमारा होता है क्या? वी। उ धन ई क्या होता है? वी। अगर दोस्तों आपने यण संधि पढ़ी होगी, अगर यण संधि आपने पढ़ी है, तो ई, उ, री के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हमारी क्या होती है? यण संधि होती है। ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तो य हो जाता है, उ के बाद में आता है तो वो हो जाता है। तो ऐसे ही उ के बाद में ई आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि सुराग किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी या फिर हिंदी? तो सुराग दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। क्या? सुराग कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। इसी के साथ साथ बहादुर, कैंची, कुली, तोप, नौकर, चमचा, ये भी हमारे तुर्की भाषा के ही शब्द हैं। सातवां हमारा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध है? उल्लू घुघुआता है, गाय रंभाती है, चिता कौंधती है, जूता चरमरता है या चरमराता है? तो कौन सा अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें से चिता कौंधती है वाक्य हमारा अशुद्ध होगा, जबकि उल्लू घुघुआता है सही है, गाय रंभाती है बिल्कुल सही है, जूता चरमराता है ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा अशुद्ध है? चिता कौंधती है, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनिच्छा में क्या उपसर्ग है? ओ, अन या फिर अनि? तो देखिए एक अन में हलंत लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ है। तो अनिच्छा में दोस्तों उपसर्ग क्या होगा? हमारा अन होगा। अन धन इच्छा, तो हमारी क्या होती है? अनिच्छा ये हो जाती है। तो अन क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा उपसर्ग हो जाता है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। अगला शब्द है दोस्तों कि पानदार शब्द
मिलकर बना है। तो देखिए पानदार हमारा संकर शब्द है जो कि किस किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो हिंदी और फारसी शब्दों से मिलकर हमारा पानदार शब्द बनता है, जिसमें पान हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है, और दार क्या है हमारा फारसी का शब्द है। तो ये पानदार हमारा क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां कि अपरा, गीतिका तथा तुलसीदास नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद, निराला, बाकी ऑप्शंस भी बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो अपरा, गीतिका तथा तुलसीदास नामक रचनाएं दोस्तों हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रद दोस्तों फूल का है, दांत का है, रावण का है या फिर ब्राह्मण का है? तो रद हमारा दांत का पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ साथ दोस्तों दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुखखुर, ये सभी हमारे क्या हैं, दांत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954, 1960, 1971 या फिर 1961। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी दोस्तों कब? 1971 में। और कब की गई थी? 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन दोस्तों हमारी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी कब? 1971 में। अगला प्रश्न है निम्न में सुमेलित नहीं है, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाले के लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य, जिसका मूल्य न हो अमूल्य, और पेट की आग दावानल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों दूसरों के दोषों को ढूंढने वाले के लिए एक शब्द होता है हमारा क्या? छिद्रान्वेषी, बिल्कुल सही है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो इसे अग्रगण्य कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जिसका मूल्य न हो इसे अमूल्य कहते हैं। जबकि पेट की आग को दावानल नहीं कहते हैं दोस्तों, पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरानल बोलते हैं या जठराग्नि बोलते हैं, जठरानल या जठराग्नि बोलते हैं किसको? पेट की आग को। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि दावानल जो होता है हमारा, दावानल क्या होती है? जंगल की आग होती है। क्या? जंगल की आग दावानल होती है, जबकि पेट की आग क्या होती है? जठरानल या फिर जठराग्नि होती है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है नीरजा नामक काव्य संग्रह किसने लिखा है? मुक्तिबोध, पीताम्बर दत्त बरथवाल, गौरा पंत शिवानी जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो नीरजा नामक काव्य संग्रह दोस्तों हमारा महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। और ये हिंदी के सभी क्वेश्चंस अगर आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस देख लीजिए। 28 पार्ट वहां पे करा चुका हूं मैं आपको, और 28 के 28 पार्ट्स में मैंने इस प्रकार के सारे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बताया हुआ है। अगला प्रश्न है रौनक ने 4 दर्जन केले खाए, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो रौनक ने 4 दर्जन केले खाए, इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि 4 दर्जन तो संख्या की यहाँ पे बात हो रही है। जबकि विशेषण मेनली हमारे कितने प्रकार का होता है दोस्तों? विशेषण हमारे 8 प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इसमें से रौनक ने 4 दर्जन केले खाए, क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में कहां आयोजित होगा? देवास में, भोपाल में, मॉरिशियस में या फिर सिंगापुर में? तो निम्न ऑप्शनों में से दोस्तों 12वां हिंदी सम्मेलन हमारा 2021 में आयोजित कहां होना था? देवास में आयोजित होना था। ठीक है, देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में आयोजित होना था। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 2018 में हुआ था हमारा। और कहां हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हमारा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कबीर को वाणी का डायरेक्टर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? यानी कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा था। अगला हमारा 18वां प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे? 5, 9, 6 या फिर 7? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल रेडियो स्टेशनों की संख्या थी दोस्तों कितनी? 6। अगला प्रश्न है हमारा 19वां कि किस महिला ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्य करना आरंभ किया था? अमिता राय, सुमित्रा नंदन पंत, रजनी भंडारी या फिर उषा मेहता? तो 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्य करना प्रारंभ किया था किसने? अमिता राय ने। किसने? अमिता राय ने। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके नाम पर मतलब किसके सुझाव पर रखा गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पे रखा गया था। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और इसका नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में किया गया। अगला प्रश्न है और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस फिल्म में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? लगान, रंग दे बसंती, बॉर्डर या फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह? तो निम्न में से किस फिल्म में संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में
रेडियो का प्रयोग किया गया है तो वह है दोस्तों रंग दे बसंती। क्या? रंग दे बसंती फिल्म में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। और ये दोस्तों ये प्रश्न यूपी के वीडियो के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी के 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने हिसाब से भी दोस्तों इसके आंसर देते रहे। अब हम उत्तराखंड के प्रश्नों की बात करते हैं। उत्तराखंड का हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि टोटल 21वां क्वेश्चन है कि रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान दोस्तों हमारा कहां स्थित है? नैनीताल में स्थित है रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान। इसी के साथ साथ उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी या आर्यस्टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी भी नैनीताल में ही स्थित है। अगला प्रश्न कि बारामंडल, अल्मोड़ा, पाली बछाऊ द्वाराहाट, फलदा कोट कोटद्वार, बिसौद अल्मोड़ा, सियुनरा अल्मोड़ा आदि जगहों में अपने राज्य का विस्तार कर देघाट को कुमुगढ़ की सीमा किस राजा द्वारा निर्धारित किया गया था? यानी कि बारामंडल का, पाली बछाऊ का, फलदाकोट का, विसोद का, सियुनरा आदि क्षेत्रों का विस्तार करके देघाट को कुमुगढ़ की सीमा किस राजा ने निर्धारित की थी? रुद्रचंद, भारतीचंद, कीर्तिचंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो इन सभी स्थानों को का विस्तार करके देघाट को कुमुगढ़ की सीमा का निर्धारण किया था दोस्तों किसने? कीर्तिचंद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका आंसर? कीर्तिचंद हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? रतनचंद का पुत्र होता है क्या? कीर्तिचंद। और कीर्तिचंद ही दोस्तों पहला ऐसा शासक होता है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल को जीता। और गढ़वाल का पहला ऐसा शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया वो था कौन? अजयपाल। कीर्तिचंद किसको हराता है? अजयपाल को। फिर अजयपाल किसको हराता है? कीर्तिचंद को हराता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस परमार शासक ने फ्राइडन नामक अंग्रेज अधिकारी को बाघ से बचाया था? तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों फ्राइडन नामक अंग्रेज अधिकारी को बाघ से बचाया था। और सुदर्शन शाह परमार राजवंश के 55वें राजा के रूप में जाने जाते हैं और टिहरी रियासत के प्रथम राजा के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में गढ़वाल में कुल कितने सूबे थे? तो गोरखा काल में एक भी नहीं, 1, 2 या फिर 3। तो गोरखा काल में गढ़वाल में टोटल दोस्तों हमारे कितने? 3 सूबे थे। कितने? 3 सूबे थे। अगला प्रश्न है 25वां, अक्षांश दर्पण किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? नैन सिंह रावत, रतन कवि, रघुनंदन सिंह टोलिया या फिर राम सिंह। तो अक्षांश दर्पण लिखित ग्रंथ है दोस्तों किसका? नैन सिंह रावत जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है क्या? अक्षांश दर्पण। और नैन सिंह रावत जी को ही मौलिक पंडित भी कहा जाता है। जबकि रतन कवि ने कौन सी रचना की है? अलंकार दर्पण। और रघुनंदन सिंह टोलिया जी की रचनाएं हैं पटवारी, घराट और चाय। अगला प्रश्न है, 7 खंडों में रचित सभासार किस भाषा में लिखी गई है? तो सभासार की रचना किसने करी थी? कवि सूरत ने करी थी। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? गढ़वाली, संस्कृत, हिंदी या फिर ब्रज भाषा। तो 7 खंडों में रचित सभासार दोस्तों हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई है और कवि सूरत नाम से सुदर्शन शाह के द्वारा यह सभासार रचना रचित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली का संबंध किस जनपद से रहा है? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली का संबंध दोस्तों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर चंपावत। तो इनका संबंध रहा है नैनीताल जनपद से। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका पूरा नाम था अरुणा गांगुली। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें हमेशा से याद किया जाता है। तो प्रसिद्ध जो हमारी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली था, इनका संबंध किस जनपद से रहा है? हमारा नैनीताल जनपद से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से शिव के संहारक के मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? तो शिव की संहारक मुद्रा में मूर्ति लाखामंडल, केदारनाथ, बैजनाथ या फिर जागेश्वर। तो शिव की संहारक मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों कहां से? हमारी लाखामंडल से। और ये लाखामंडल कहां पड़ता है? हमारा देहरादून जनपद में पड़ता है। और लाखामंडल में शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है जहां पर शिव की संहारक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा सुलेमान सिको किस चंद शासक के दरबार में शरण लेने पहुंचा था? पृथ्वीपति शाह, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद या फिर मणिचंद। तो मुगल शहजादा सुलेमान सिको सबसे पहले बाज बहादुर चंद के दरबार में शरण लेने पहुंचा था, लेकिन बाज बहादुर चंद ने इसको शरण नहीं दी थी। उसके बाद ये किस परमार शासक के दरबार में शरण लेने पहुंचा? उसके बाद दोस्तों ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेने पहुंचा था और पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को शरण भी दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, चाय, गन्ना या फिर भांग। तो निम्न में से राज्य की प्रमुख नकदी फसल है दोस्तों हमारी क्या? गन्ना। क्या? गन्ना। और इसी के साथ मक्का, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना ये सभी हमारी क्या होती है? नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, एक मण कुल कितने किलोग्राम के बराबर होता है? यानी कि एक मण में कुल कितने किलोग्राम होते हैं? तो एक मण दोस्तों हमारा क्या होता है? 40 किलोग्राम के बराबर होता है। कितना? 40 किलोग्राम के बराबर होता है। वहीं एक नाली
कितनी मुट्ठी के बराबर होता है? एक नाली दोस्तों हमारा 16 मुट्ठी के बराबर होता है, और 2.5 नाली हमारी कितनी 40 मुट्ठी के बराबर हो जाती है। और एक मुट्ठी बराबर कितना ग्राम होता है? एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक तामी बराबर क्या होता है? 250 ग्राम होता है। तो यह सभी दोस्तों अनाज के मापतौल, भूमि के मापतौल और द्रव संबंधी मापतौल प्रणाली के उदाहरण हैं, यह एग्जाम्पल हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में मण क्या है? डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड में दोस्तों मण क्या है? तो ये अनाज की मापतौल के लिए मण का प्रयोग किया जाता था, यानी कि एक मापक या मापतौल से संबंधित इकाई आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो एक मण बराबर कितना होता है दोस्तों? 40 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों लंका नामक स्थान में भागीरथी से मिलती है कौन सी नदी हमारी? ऑप्शन देखते हैं, भिलंगना, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा या फिर जाह्नवी। तो लंका नामक स्थान पे भागीरथी से हमारी जाह्नवी नदी का संगम होता है, और जाह्नवी को ही हमारा जाड़ गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध राज्य की चित्र शैली से नहीं है? ज्योति, मातृका चित्र, ढुसका, बारूबंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की चित्र शैली से इसमें से दोस्तों क्या ढुसका का संबंध नहीं है। तो ये ढुसका क्या है? ढुसका एक नृत्य है। ढुसका क्या है दोस्तों? नृत्य है। और कौन सी जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा यह ढुसका नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका संबंध चित्र शैली से नहीं है। जबकि ज्योति, मातृका चित्र, बारूबंद चित्र, ऐपण चित्र, इनका संबंध क्या है? हमारी चित्रकला से है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला गजेंद्र बहादुर पाल के प्रयासों से शुरू किया गया था? ऑप्शन है जौलजीबी, गौचर, पूर्णागिरी या फिर थल। तो जौलजीबी मेला गजेंद्र बहादुर पाल जी के प्रयासों से शुरू किया गया था, और ये जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। गौचर मेला चमोली में लगता है, पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है, जबकि थल मेला भी पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है। अगला प्रश्न है कि गण चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध पुरिया नैथानी किस शासक का प्रतिनिधित्व बनकर मुगल दरबार में पहुंचा था? तो गण चाणक्य या गढ़वाल का चाणक्य किसको आता है? पुरिया नैथानी को कहा जाता है। तो इसने किस शासक का प्रतिनिधित्व बनकर यह मुगल दरबार में गया था? तो दोस्तों फतेहपति शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में यह गया था। कहां पे? मुगल दरबार में। और ऐसा माना जाता है कि इसने जजिया कर को समाप्त करने के लिए मुगल दरबार में गया था, और अपनी समझदारी से इसने जजिया कर को भी समाप्त करवाया था। तो कौन है? फतेहपति शाह का राज दरबारी था कौन? पुरिया नैथानी। इसे गढ़वाल का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं का चाणक्य कौन? हर्षदेव जोशी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं का साक्षरता पॉइंट है दोस्तों क्या? 70.01%। ठीक है, तो राज्य में कितनी महिलाएं साक्षर हैं? 70.01% है। और रही राज्य में टोटल साक्षरता दर कितनी है? 78.82% है। अगला प्रश्न है, चाला विवाह रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? थारू में, बोक्सा में, जौनसारी में या फिर भोटिया में? तो चाला नामक विवाह रस्म दोस्तों हमारी थारू जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? थारू जनजाति में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम किस समाचार पत्र में कहा था? तो कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम किस समाचार पत्र में कहा गया था? यह कहा गया था दोस्तों हमारा शक्ति नामक समाचार पत्र में। और शक्ति नामक समाचार पत्र कब से प्रकाशित हुआ? 1918 अक्टूबर से प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया था? तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है कि नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नागनाथ मंदिर दोस्तों हमारा कहां? चंपावत जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती किसकी रचना है? तो पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती चंडी प्रसाद भट्ट जी की रचना है। किसकी? चंडी प्रसाद भट्ट जी की। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश की लोक भाषा क्या थी? यह प्रश्न दोस्तों आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में भी करा रखे हैं। तो कार्तिकेयपुर वंश की लोक भाषा थी दोस्तों हमारी क्या? पाली। वहीं राजभाषा क्या थी कार्तिकेयपुर वंश की? वो थी संस्कृत। ठीक है, तो लोक भाषा पूछा गया है, तो पाली सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ था? तो नैनीताल नगर पालिका का गठन दोस्तों 1850 में हुआ था। और इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे बेटन साहब। कब? कौन? बेटन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, विद्याधर वैष्णव या फिर बद्रीदत्त पांडे? तो राज्य में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व हरगोविंद पंत जी के द्वारा किया गया था। हरगोविंद पंत जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जखोली सांकरी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? टॉन्स नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी या फिर विष्णुगंगा नदी? तो जखोली सांकरी जल विद्युत परियोजना टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के दोस्तों? टॉन्स नदी के तट पर यह स्थित है। और कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में हमारी जखोली सांकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है,
यमताल किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में हमारी यमताल स्थित है। कौन से जनपद में? टिहरी गढ़वाल जनपद में। 46वां प्रश्न है, निम्न में से गढ़वाल में लास्य शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत कौन सा है? झुमेलो, झोड़ा, थड़िया या फिर चौपुल्ला? तो लास्य शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत है हमारा क्या? थड़िया नृत्य। क्या है? थड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है 47वां, नैनीताल की खोज किस कमिश्नर के समय पर हुई थी? तो नैनीताल की खोज दोस्तों 1841 में पीटर बैरन जी के द्वारा की गई थी। और इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे लुसिंगटन। कौन थे? लुसिंगटन। अगला प्रश्न है, पुस्तक नोट्स ऑन द प्रोबलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल किसके द्वारा लिखित है? यशोधर मठपाल, डी शर्मा, शिव प्रसाद डबराल या फिर गंगादत्त उप्रेती जी? तो पुस्तक नोट्स ऑन द प्रोवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा रचित है। कौन? गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नारायण आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में हमारा नारायण आश्रम स्थित है। कौन से जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। इसे बंगवा या चौदास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL किस जनपद में स्थित है? तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों हमारा कहां पे? ऋषिकेश देहरादून में। कहां पे? ऋषिकेश देहरादून में। 51वां प्रश्न है, किसने किस नदी का प्राचीन नाम लोभावती था? किस नदी का नाम होगा यहाँ पे? किस नदी का नाम का प्राचीन नाम लोभावती था? रामगंगा, खोह, कोसी या फिर सौंग? तो लोहावती या लोभावती यह था दोस्तों रामगंगा नदी का प्राचीन नाम। किसका? रामगंगा नदी का प्राचीन नाम था क्या हमारा? लोभावती। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती कहा गया है? तो अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती कहा गया। किस नदी को? अलकनंदा नदी को। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अपने किस महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है? तो महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। किसमें? रघुवंशम में। राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? देखिए दोस्तों, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए 13, 2, 1 या 6? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन सी? चक्राता वाली और नानक मत्ता वाली। चक्राता देहरादून, नानक मत्ता उधमसिंह नगर वाली सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13। और जाति और जनजाति टोटल कितनी सीटें आरक्षित है? 15 सीटें आरक्षित हैं। टोटल सीटें कितनी? 70+1, 70 निर्वाचित, 1 मनोनीत। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को ऑरेंज सिटी बनाने हेतु जनमत संग्रह किया जा रहा है? तो ऋषिकेश को ऑरेंज सिटी बनाने हेतु जनमत संग्रह किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की ऑरेंज सिटी बनेगी क्या? ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, मछलियों की भिन्न भिन्न प्रजातियों हेतु मशहूर रानी झील किस जनपद में स्थित है? तो रानी झील अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में यह रानी झील स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में स्थित है। गौचर चमोली में। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर ज्ञान सिंह बिष्ट को नियुक्त किया गया था। किसको? ज्ञान सिंह बिष्ट को। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषिगंगा नदी तथा धौलीगंगा पश्चिमी नदी या पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ऋषिगंगा नदी तथा पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम हमारा तपोवन नामक स्थान पे होता है। कहां पे? तपोवन नामक स्थान पर होता है। और ये कौन सा तपोवन है दोस्तों? ये चमोली जनपद वाला तपोवन है। तपोवन हमारा चमोली में भी है, टिहरी में भी है, उत्तरकाशी में भी है और देहरादून में भी है। लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में वाला प्रसिद्ध तपोवन कहाँ है? वो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नंदाकिनी नदी की सहायक नदी है? बालखिला नदी या बालखिली नदी, रूपगंगा नदी, गरुड़ गंगा नदी या फिर पाताल गंगा नदी? तो नंदाकिनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों कौन सी? हमारी रूपगंगा नदी क्या है? नंदाकिनी की सहायक नदी है। और नंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी दोस्तों हमारी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, अलकनंदा की तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हम इसे, क्योंकि अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम हमारा नंदप्रयाग में होता है। ठीक है, तो नंदाकिनी की सहायक नदी इसमें से कौन सी है दोस्तों? हमारी रूपगंगा नंदाकिनी की सहायक नदी है। इसी के साथ साथ में नंदाकिनी की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि चपुलागाड़, गोरी गंगा, मौलागाड़ या फिर रूप गंगा। ठीक है, और ये अन्य जो नदियां हैं बालखिला गंगा, गरुड़ गंगा और पाताल गंगा, ये किसकी सहायक नदियां? ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड के भी दोस्तों हमारे 40 प्रश्न हो गए। तो उत्तराखंड के 40 में से आपका क्या स्कोर रहा है ये भी आप लोग जरूर बताइएगा।
अगला हमारा 61वां प्रश्न है, यहां से हमारी जीएस शुरू होती है, इसके भी 40 प्रश्न होंगे। निम्न में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है? मैग्नीज, मोनाजाइट, अभ्रक या फिर टिन? तो केरल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है निम्न में से? तो वो है मोनाजाइट। क्या? मोनाजाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का संबंध रसोई गैस से है? दीपक परियोजना, पहल परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, भारतमाला परियोजना? तो इसमें से जो हमारी पहल परियोजना है इसका संबंध क्या है? रसोई गैस से है, और जनवरी 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। कौन से महासागर को? अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, जो कि यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को अन्य महाद्वीपों से अलग करता है, और क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा महासागर है। क्या? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। किसी डाटा की हार्ड कॉपी किसके द्वारा प्राप्त होती है? मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या फिर प्रिंटर? तो हार्ड कॉपी दोस्तों हमेशा क्या होते हैं? प्रिंटर की सहायता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1571 में निम्न में से किसकी स्थापना की थी? सिकंदराबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा या फिर औरंगाबाद? तो अकबर के द्वारा 1571 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक था दोस्तों कौन? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा गया है? तो भारत के संविधान में कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों किसको? राष्ट्रपति को कहा गया है। किसको कहा गया है? राष्ट्रपति को कहा गया है। और कार्यपालिका का प्रमुख तो वैसे दोस्तों राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? वो हमारा प्रधानमंत्री निभाता है। ठीक है, लेकिन प्रमुख किसे? संविधान की बात हो रही है तो राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन यह नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के आधार पर स्थित पठार क्या कहलाते हैं? तो पर्वतों के आधार पर स्थित पठार गिरिपदी पठार कहलाते हैं। क्या? गिरिपदी पठार। अगला प्रश्न है, किस महासागर की आकृति एस अक्षर के समान है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो अटलांटिक महासागर की आकृति दोस्तों हमारी एस अक्षर के समान है। किसकी? अटलांटिक महासागर की आकृति। अगला प्रश्न है, बालाजी बाजीराव किसका वास्तविक नाम था? तात्या टोपे, तानसेन, नाना साहब या फिर मुरली मनोहर जोशी? तो बालाजी बाजीराव नाना साहब का वास्तविक नाम था। किसका दोस्तों? नाना साहब का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है 71वां, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है यूनिसेफ का दोस्तों? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे? न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो मेसोपोटामिया दोस्तों इसमें से इराक का प्राचीन नाम था। क्या? इराक का प्राचीन नाम था। और मेसोपोटामिया मेनली क्या कहता है? दो नदियों के बीच का स्थान हमारा मेसोपोटामिया भी कहलाता है। तो किसका प्राचीन नाम था? इराक का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस धातु की बनी होती है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, शिवरामन समिति का संबंध किससे था? तो शिवरामन समिति का संबंध दोस्तों हमारा किससे था? नाबार्ड से था। किससे? नाबार्ड से था। नाबार्ड यानी कि जिसकी फुल फॉर्म अगर हम कहेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय गया मुंबई में स्थित है। और शिवरामन समिति की सिफारिशों पर ही, इसी समिति की सिफारिश पर हमारा नाबार्ड का गठन किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो वही प्रश्न है दोस्तों, कब? 1982 में हमारी नाबार्ड की स्थापना हुई थी और मुख्यालय गया मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर की संज्ञा किसे दी जाती है? कालिदास, नागार्जुन, बाणभट्ट या फिर इब्न बतूता? तो भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है दोस्तों किसे? कालिदास को। तो कालिदास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र
ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें? भगवती सूत्र में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दोस्तों हमारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हमारा भाग लिया था। याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता दोस्तों हमारी महाकश्यप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। और प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और किसके समय पे हुआ था? अज्ञातशत्रु के समय पे हुआ था। दूसरी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? तो दूसरी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? साबक मीर। कौन? साबक मीर। तीसरी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? वो था मोगली पुतीस। और चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? वो था वसुमित्र। तो 4 बौद्ध संहिताएं हुई थी, आपको याद रखनी है। पहली कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन में। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है दोस्तों हमारी कितनी? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गेम चेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गेम चेंजर पुस्तक है दोस्तों किसकी? शाहिद अफरीदी की। किसकी? शाहिद अफरीदी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की संसद को पार्लियामेंट नाम से नहीं जाना जाता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो इसमें से दोस्तों फ्रांस की संसद को पार्लियामेंट नाम से नहीं जाना जाता है। कहां की संसद को? फ्रांस की संसद को पार्लियामेंट नाम से नहीं जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली नाम से फ्रांस की संसद को जाना जाता है। जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इनकी संसद को दोस्तों पार्लियामेंट नाम से ही जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की संसद को भी पार्लियामेंट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर कावेरी? तो पोलावरम परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में यह परियोजना हमारी स्थित है, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों कौन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, किसे नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? तो नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि इसमें से दोस्तों किसको? वेन-सांग को कहा जाता है। किसको? वेन-सांग को। युआन चुआन नाम से भी इसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था कौन? गिबर्ट्री। कौन? गिबर्ट्री। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक रूप से समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वैज्ञानिक रूप से समाजवाद का प्रथम प्रयोग किया था फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट ओवन, रोजर बेकन या फिर कार्ल मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था वैज्ञानिक रूप से। अगला प्रश्न है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? लेनिन, तुर्गनेव, प्लेखानोव या फिर कार्ल मार्क्स? तो रूसी साम्राज्य का जनक दोस्तों माना जाता है किसको? प्लेखानोव को। किसको? प्लेखानोव को। अगला प्रश्न है, मिलान में फासीवाद की स्थापना किसने करी थी? तो मिलान में फासीवाद की स्थापना दोस्तों मुसोलिनी के द्वारा की गई थी। मिलान में फासीवाद की स्थापना। अगला प्रश्न है, म्यूनिख पैक्ट किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो म्यूनिख पैक्ट दोस्तों हमारा 1938 में हुआ था। कब? 1938 में। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। बंगाल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व चैतन्य ने किया था। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों कोई भी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबके सब क्या है? सुमेलित हैं। सभी सुमेलित हैं, सुमेलित नहीं है पूछा है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व चैतन्य ने किया था। फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य में फिल्म नीति दोस्तों 2015 में लागू की गई थी। और वहीं उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्पोरेशंस को ये कहा जाता है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसी भाषा में जुडिशियल को क्या कहा जाएगा? तो जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया। देखिए, कॉर्पोरेशन और प्रोक टेरो स्नोई
अब देखिए इसमें दोस्तों हुआ क्या एक्चुअलिटी में, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी, IDUJLAIC। देखिए यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, CORP है तो इसने इसको जस्ट अपोजिट लिख दिया PROC। उसके बाद देखिए ORAT है, इसे लिख दिया TARO। उसके बाद में IONS है, इसको लिख दिया SNOI। यानी कि 4 का पेयर बन रहा है, 4 4 4, और इसको क्या हो रहा है बिल्कुल अपोजिट लिख दे रहे हैं हम, जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो उसमें दाएं से बाएं लिख दे रहे हैं। ऐसे ही देखिए जुडिशियल है तो यहां पे भी आप जुडिशियल 4 का पेयर बनाएंगे, 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, तो इसको बिल्कुल जस्ट उल्टा लिख दीजिए। तो आई पहले आ जाएगा, डी आ जाएगा, यू आ जाएगा, डी जे आ जाएगा, IDUJ यहां पे भी LAIC तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सुई का संबंध घड़ी से है तो कॉकपिट का संबंध किससे है? तो सुई जैसे घड़ी से संबंधित है वैसे दोस्तों कॉकपिट किससे संबंधित है? ये संबंधित है हवाई जहाज से। अगला प्रश्न है 95वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये 147 को अगर हम 12 लिखते हैं तो 241 के आगे सीरीज में हम क्या लिखेंगे? देखिए अगर आप इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 7। देखिए कैसे 4 + 1 5, 5 और 7 12, तो सबको जोड़ देंगे, सारे डिजिट अगर आप जोड़ लें तो 12 हो रहा है। ऐसे 4 और 2 6 और 1 7, तो 2 धन 4 धन 1, तो यही सीरीज हमारी बन रही है, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे चित्र में दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार का प्रश्न था। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ इस टाइप से था, एक हमारा ग्राफ था 1 2 1 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे है AZ BY CX DW EV FU GT और IR। और आपके इसके ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास में जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो है JI KT HS और चौथा जो ऑप्शन है इसमें वो है BX। तो आपको पूछा गया है कि ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका HS। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए ABCDEF G, तो यहां पे क्या आ जाएगा HI। ठीक है, GHI। ऐसे ही यहां से उल्टा RSTUVWXYZ, तो यहां पे क्या हो जाएगा HS। ऐसे करके सीरीज में आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और भी कई सारी मेथड होते हैं, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 97वां, यदि P परसेंटेज हो, A का अर्थ माइनस हो, B का अर्थ प्लस हो, C का अर्थ मल्टीपल हो और D का अर्थ डिवाइड हो, तो ये जो पेयर दिया गया है इसका आंसर क्या निकलेगा? तो 100 का दिया गया ना, तो 100 का में दोस्तों क्या हो जाता है गुणा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। 100 का दिया गया 100 गुणा 100 का 5 लिखा है। P का मतलब क्या है दोस्तों परसेंटेज, तो P का मतलब होता है परसेंटेज, तो 5/100 हम कर देंगे, परसेंटेज में हम नॉर्मली बट्टा 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए B लिखा गया, B का अर्थ क्या होता है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और B के आगे लिखा गया 53, और एक फिर लिखा गया A का अर्थ क्या होता है -4, ये कोष्टक बंद, और आगे क्या है D9, D क्या होता है दोस्तों हमारा डिवाइड, और ये हो जाएगा 9। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 100 से 100 गया, यहाँ पे आप 53 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाता है 58 में से 4 घटाएंगे तो 54 डिवाइड बाई 9, तो आंसर हो जाएगा 9 छक 54, तो 6 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सिंबल चेंज करने वाले, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि अकेला पुरुष इसे 6 दिन में और एक, तो दोबारा से मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगी? तो बहुत सरल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया है, एक पुरुष को A मान लीजिए, स्त्री को B मान लीजिए और लड़के को C मान लीजिए। ठीक है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न दिया गया है कि पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, तो A हमारा पुरुष है, तो पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, 1/6 हो जाएगा, प्लस B का B रहने देते हैं, और जो लड़का है अकेला उसे 18 दिन में पूरा करता है, तो 1/18 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां से आप
सॉल्व करेंगे तो इसका ये इधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा जो स्त्री है वह अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी दोस्तों? तो स्त्री आपका इस काम को पूरा करेगी हमारी 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करना भी चाहते हैं तो मैं भी आपको करके बता देता हूँ। देखिए वहाँ पे हमारा 1/6 और 1/18 था, तो अगर आप 18 भी एलसीएम लेते हैं तो 1/v बराबर ही हो जाएगा 1/3। ठीक है, 18 आपने एलसीएम लिया तो 1/6, तो 6 3 18 प्लस 18 3 कम 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये इधर से इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4/18। 4/18 को आप 2/9 लिख सकते हैं। ये सॉल्व करके क्या जाएगा 4/18, इसको आप 2/9 लिखेंगे, माइनस 2/9 करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 एलसीएम आ जाएगा, फिर 3 - 2 तो 1/9। तो बी महिला अकेले कितने दिन में करेगी? 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 99वां कि ए ने बी से कहा कि सी, ए ने क्या कहा? देखिए ए ने बी से कहा कि जो ये सी है मेरे पिता का भतीजा है, तो इसके पिता होंगे कोई, तो मेरे पिता का क्या है? भतीजा है। तो भतीजा है मतलब सी क्या है दोस्तों? बॉय है, लड़का है। ठीक है, लड़का है। अब देखिए डी मेरे चाचा की संतान है, तो अब इसके पापा हो गए ये, इसका भतीजा था सी, तो डी क्या है? इसके चाचा की संतान है। तो ये मान लीजिए डी क्या है? इसके चाचा की संतान है, इनके भाई की जो संतान है डी। अब प्रश्न पूछा गया कि डी का सी से क्या संबंध है? देखिए डी दोस्तों चाचा की संतान है, लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन क्या है? सी का भाई नहीं है, तो सी की क्या हो सकती है? बहन हो सकती है। तो डी का सी से क्या संबंध है? डी का सी से डायरेक्टली दोस्तों डी सी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। और आज का आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में चैती गाथाएं का संबंध किससे है? मायके के प्रति प्रेम से, सदैई से, फ्यूली से, या फिर इन सभी से? तो चैती गाथाओं का संबंध सभी से है, मायके के प्रति प्रेम से भी है, सदैई से भी है और फ्यूली से भी है। तो आज के दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे। आप इस 100 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर पसंद आता है तो इसी प्रकार के कुछ मॉडल पेपर मैं आपको और सॉल्व करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में भी मिल जाते हैं और पेडली भी अवेलेबल हो जाते हैं। वहां से आप लोग प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करके अपना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।